हारकर भी नहीं मरे थे बोस। दोस्तों, क्या आपको भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद है? मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देंगे, लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमें सुभाष चंद्र बोस का नाम तो याद है, पर शायद ही बाकी बड़े नेताओं की तरह उनके जन्मदिन पर नेशनल हॉलिडे दिया जाता है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिन नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना असाधारण योगदान दिया था, उनके अचानक गायब हो जाने से किसी को कोई फर्क पड़ा और इसीलिए इसका जिक्र केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। पर कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। ठीक इसी तरह सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े फैक्ट्स की लंबी रात का अब अंत होने जा रहा है। वो रात जिसने नेताजी को इतिहास के पन्नों को ढेर में दबा दिया, जिनके गायब हो जाने के सच को दुनिया से छुपा कर रखा गया, उसका अंत होने वाला है। सितंबर 2015 में कुछ फाइलें खुली, जिनको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि 1945 के बाद भी नेताजी जिंदा थे, क्योंकि जिन नेताजी की मौत की वजह विमान दुर्घटना बताई गई थी, वैसी किसी विमान दुर्घटना का कहीं कोई न सबूत है और न ही किसी रिपोर्ट में उसका जिक्र है। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस 1950 तक जिंदा थे, लेकिन अगर वो उस दौरान प्रकट होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गद्दी को खतरा होता, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले इंसान थे और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर बोस नेहरू की कुर्सी खतरे में डाल देते। अमित मित्रा, जो नेताजी के पोते हैं और मौजूदा समय में वेस्ट बंगाल के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो बताते हैं कि शाहनवाज खान उनके पास आए थे और उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि वो उस रिपोर्ट के खिलाफ ना जाएं, जो ये साबित करती है कि सुभाष चंद्र बोस का निधन विमान दुर्घटना में ही हुआ था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर सुभाष चंद्र बोस वाकई में जिंदा थे तो वो कहां और किस हाल में थे? और उन्होंने क्यों कभी दुनिया के सामने ये नहीं बताया कि उनकी मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी? ऐसे कई सवाल हम सभी के मन में हैं, जिनके जवाब मौजूद हैं इस ऑडियो बुक में। ये ऑडियो बुक ना केवल बोस की मौत के राज से पर्दा उठाएगी, बल्कि हमें उनके सामने ना आने की वजह के बारे में भी बताएगी। आइए इसे सुनें, जो मन चाहे। नेताजी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक, अंग्रेजों को इस देश से निकालने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी INA की ओर से अदा की गई भूमिका है। आज की जानकारी उन विद्वानों की ओर से बताई गई कहानी पर आधारित है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शासकों के करीब थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने का लगभग पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी तथा उसके अहिंसा और सत्याग्रह के कार्यक्रम को देते हैं। उनका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की थकान के साथ साथ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन से पैदा हुए आत्मबल ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह कहानी काफी हद तक दोषपूर्ण है, जो उन लोगों को श्रेय नहीं देती जिन्हें सही मायने में मिलना चाहिए। सच्चाई यह है कि अंग्रेज शासक सिर्फ उस भय के कारण भारत छोड़ने पर मजबूर हुए जो INA ने उनके भीतर पैदा कर दिया था। उन्हें डर था कि INA की ओर से दी जा रही टक्कर से ब्रिटिश भारतीय सेना प्रेरित हुई तो 1857 जैसा विद्रोह फूट पड़ेगा और अंग्रेजों को भारत से लात मारकर निकाल दिया जाएगा। अंग्रेज चाहते थे कि उनके बाद की भारतीय सरकार ब्रिटिश भारतीय सरकार के जैसी जहां तक संभव हो और इस कारण बलपूर्वक निकाले जाने की आशंका को टालने के लिए वे आनन फानन में भारत छोड़कर चले गए। इन तथ्यों पर गौर कीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा भारत के सबसे विख्यात सैन्य अफसरों में से एक थे, जो सेना से रिटायर होने के बाद जम्मू कश्मीर और असम के राज्यपाल बने। अगस्त 1946 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना के 3 भारतीय अफसरों में से एक थे, जिन्हें सैन्य संचालन निदेशालय MOD में तैनात किया गया था।
सिन्हा का निधन 2017 में हुआ। 16 फरवरी 2016 को उन्होंने द एशियन एज में लिखा कि एमओडी में उनके पूर्ववर्ती एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्हें युद्ध के दौरान सेवा देने के लिए अनिवार्य रूप से भर्ती किया गया था। इसलिए वो भारत छोड़ने और अपने देश लौटने की जल्दबाजी में थे। उन्होंने सिन्हा को टॉप सीक्रेट अलमारी की चाबी सौंप दी और फाइलों को सही से सौंपने से पहले ही हड़बड़ाहट में चले गए। अलमारी खोलने पर सिन्हा को 2 फाइलें मिली जिनका एक विचित्र सुरक्षा वर्गीकरण किया गया था। इस पर लिखा था टॉप सीक्रेट नॉट फॉर इंडियन आइज, टॉप सीक्रेट भारतीय लोगों के लिए नहीं। सिन्हा ने लिखा कि पहली फाइल में ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय अधिकारियों की स्वामी भक्ति पर सैन्य खुफिया निदेशालय के मेजर जनरल ओ ब्रायन की ओर से लिखी एक रिपोर्ट थी। उसकी मुख्य बातों में यह था कि भारतीय सेना 450 भारतीय अधिकारियों से बढ़कर 1939 से 1945 की अवधि के दौरान 12,000 भारतीय अधिकारियों तक जा पहुंची है। ऐसा युद्ध के समय आपात भर्ती के कारण हुआ था। उसी अवधि में अधिकारी रैंक से नीचे के सैनिकों की संख्या 1.5 लाख से बढ़कर 22 लाख हो चुकी थी। सिन्हा के अनुसार इस लेख में भारतीय अधिकारियों को 3 समूहों में रखा गया था। पहला वर्ग 1933 से पहले कमीशन किए गए अधिकारियों का था जिन्हें सैंडहर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षित किया गया था। दूसरा वर्ग उन अफसरों का था जिन्हें 1933 से 1939 के दौरान कमीशन किया गया था। तीसरा वर्ग युद्ध के समय भर्ती किए गए अधिकारियों का था। फिर उस नोट में कहा गया था कि पहला वर्ग ब्रिटिश नजरिए से सुरक्षित था और दूसरे वर्ग के अधिकारियों में कुछ समूह ऐसे थे जिन्हें गोरे अफसरों के समान वेतन न मिलने की नाराजगी थी। तीसरे वर्ग के अधिकारी जिनकी संख्या सबसे अधिक थी वे सबसे गैर भरोसेमंद थे और उन पर उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। जो बात लिखी नहीं गई लेकिन जिसका अर्थ निकाला जा सकता है वह यह थी कि इस तरह के अफसर अपनी वफादारी बदल सकते हैं और भारत को आजाद कराने वाली ताकतों का हिस्सा बन सकते हैं। इस कारण उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उस टॉप सीक्रेट अलमारी की दूसरी फाइल ऑपरेशन गोंडोला से संबंधित थी। यह देश के अलग अलग स्थानों पर रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को जरूरत की स्थिति में सुरक्षित निकालने की योजना का गुप्त नाम था। पहले चरण में इन नागरिकों को भारत के चुनिंदा शहरों जैसे कि प्रांतीय राजधानियों या बंदरगाहों तक सुरक्षित लाया जाना था। दूसरे चरण में इन नागरिकों को देश से बाहर ले जाया जाना था। कुल मिलाकर उस समय देश में लगभग 43,000 ब्रिटिश नागरिक थे। भारत में ब्रिटिश राज को भारतीय सैनिकों ने ही कायम रखा था और यह बात युद्ध के बाद इन फाइलों को पढ़ने से साफ हो जाती है कि विश्व युद्ध के समापन के बाद अंग्रेज उपनिवेशवादियों को भारतीय अधिकारियों और अपनी सेना के सैनिकों की वफादारी पर भरोसा नहीं रह गया था। यही नहीं, इस स्थिति में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अव्वल दर्जे की सुरक्षा योजना भी तैयार कर ली थी। सवाल यह है कि आखिर क्यों अंग्रेज शासकों को भारतीय सैनिकों की बागियों जैसी और विद्रोह की कार्रवाई का डर सता रहा था। यहीं INA की भूमिका शुरू होती है। भले ही ब्रिटिश भारतीय सेना और इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक आम लोगों के बीच से ही चुने जाते थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। ब्रिटिश भारतीय सेना को भारतीय ब्रिटिश राज की सुरक्षा और उसे सुदृढ़ रखने के लिए तैयार किया गया था। इस कारण अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना खड़ी की जो उनकी योजनाओं के अनुसार काम करेगी और इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा शामिल थी।
वे देश के सामंतिक सामाजिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। उनके लिए सबसे आसान रास्ता जातियों, धर्मों और क्षेत्रों पर आधारित सेना को खड़ा करना था। सैनिकों को जातियों और समुदायों की तर्ज पर समूहों में बांटने से उनकी राजपूत, मुस्लिम या गोरखा जैसी पहचान बनी रहेगी और समुदाय के बीच पलने बढ़ने के संबंध अटूट रहेंगे। पूरे विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुंचा गया कि यह सैनिकों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि उनकी राष्ट्रवादी चेतना उनकी जाति और समुदाय की पहचान के नीचे दबी रहेगी। इससे वे अंग्रेजों के खिलाफ अपना सिर नहीं उठाएंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसे अच्छी तरह समझते थे। इस कारण ही उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना के गठन का प्रयास किया, जहां सैनिक पहले देश के प्रति, जो तब ब्रिटिश बेड़ियों में जकड़ा था, समर्पित थे। राष्ट्रवाद की इस भावना को बढ़ाने और जाति तथा समुदाय की भावनाओं को तोड़ने में मदद के लिए उन्होंने आईएनए में मिले जुले रेजिमेंट खड़े किए। इस तरह उदाहरण के तौर पर सिख, राजपूत और मुसलमान सभी उसी पलटन के अंग थे, जिन्हें कंपनी के स्तर तक मिला दिया गया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी सैनिक एक ही रसोई में पका भोजन करते थे। इससे जाति तथा धार्मिक बंधनों को तोड़ने में और भी मदद मिली। आईएनए में जहां ऐसी व्यवस्था थी, वहीं ब्रिटिश भारतीय सेना में अलग अलग जातियों और समुदायों की रसोई अलग अलग थी। यही नहीं, आईएनए में जहां जय हिंद का नारा गूंजता था, वहीं ब्रिटिश भारतीय सेना के रेजिमेंट में उनके अपने अपने युद्ध घोष थे, जो उनकी संकीर्ण पहचान पर आधारित थे। अपने समय से कहीं आगे चलने वाले नेताजी ने महिला बटालियन के गठन पर भी बल दिया, जिसका नेतृत्व महिला कमांडेंट के जिम्मे होता था और जिसे झांसी की रानी रेजिमेंट नाम दिया गया। नेताजी महिलाओं को लड़ाकों की भूमिका में देखना चाहते थे। आईएनए के सैनिकों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को और बढ़ाने के लिए नेताजी ने सैन्य संगीत और सामुदायिक गान पर बल दिया। उन्होंने आईएनए का झंडा भी तैयार किया। इस पर भारतीय तिरंगा और शिकार पर छलांग लगाता रॉयल बंगाल टाइगर था। आईएनए जब अपने शिखर पर था, तब इसमें 60,000 सैनिक और 1500 अधिकारी थे, जिन्हें 3 योद्धा डिवीजनों में संगठित किया गया था। मित्र देशों की सेनाओं ने जब सिंगापुर में 1943 में जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था, तब 60,000 में से 20,000 सैनिक आईएनए में शामिल हो गए, जिन्होंने जापानियों से हार मान ली थी। आखिरकार ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए और उसके बाद की घटनाओं में आईएनए के 60,000 में से 26,000 सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए। आईएनए के सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध की 2 बड़ी लड़ाइयां जापानियों के साथ मिलकर लड़ी। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई, जो देश के पूर्वोत्तर के कोने में लड़ी गई, द्वितीय विश्व युद्ध की 2 काफी महत्वपूर्ण लड़ाइयां थीं, जिन्होंने मित्र देशों की सेनाओं के पक्ष में पलड़ा झुका दिया था। जब दोनों लड़ाइयां चल रही थीं, तब भारत में खबरों पर कठोर सैन्य सेंसरशिप लागू था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि आईएनए इन लड़ाइयों में जापानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह को शुरू करना था और उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय सीमाओं पर आईएनए के लड़ाई लड़ने की खबरों से यह विद्रोह भड़क उठेगा। आंतरिक रेखा की पाबंदियों के चलते भारतीय लोग पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में अधिकारियों की इजाजत के बिना आना जाना नहीं कर सकते थे। इस कारण भी आईएनए के संघर्ष की खबरें लोगों के जरिए नहीं पहुंच सकीं। इस कारण ही नेताजी चाहते थे कि आईएनए और जापानी सेना भारत पर चटगांव के रास्ते एक साथ मिलकर हमला करे।
इससे हमला भारत की मुख्य भूमि पर होगा और सेंसरशिप के बावजूद इसकी खबर तेजी से फैलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जापानियों को डर था कि ब्रिटिश खुफिया नेटवर्क पहले ही जानकारी जुटा लेगा और उन पर पहुंचते ही हमला हो जाएगा। मित्र देशों की सेनाएं जो कभी हारती दिख रही थीं, आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुईं। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि वे विद्रोह के लिए आईएनए के सैनिकों को कठोर दंड देंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे उसी तरह याद रखा जाएगा जैसा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोहियों के साथ हुए सुलूक को याद किया जाता है। दिल्ली के लाल किले में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर चलाए गए मुकदमे की तरह ही ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने आईएनए के 3 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया। इसके लिए लाल किले को न केवल 1857 के मुकदमे की ऐतिहासिक यादों को ताजा करने के लिए चुना गया, बल्कि इस कारण भी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक अधिकारी मुस्लिम लेफ्टिनेंट कर्नल शाह नवाज खान था, दूसरा अधिकारी हिंदू कर्नल पी के सहगल और तीसरा एक सिख कर्नल जीएस ढिल्लों। ऐसा यह जताने के लिए किया गया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। 1857 के बाद मुसलमानों को लगा कि उन्हें खास तौर पर सजा दी गई थी। ब्रिटिश भारतीय सरकार को लगा कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब सेंसरशिप को हटा लिया गया था, तब आईएनए की जापानियों से साठ गांठ कर अपनी मातृभूमि पर हमला करने की कहानियां सुनकर भारत के लोग उनसे नफरत करने लग जाएंगे। ऐसी ही नफरत ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों में भी पैदा होगी जो औपनिवेशिक स्वामियों के वफादार साबित हुए थे। वे यह देखेंगे कि आईएनए ने कब्जा जमाने वाली जापानी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जैसे जैसे आईएनए के सैनिकों की बहादुरी के किस्से सामने आने लगे, लोग यह जानने लगे कि कैसे उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होने लगा। आईएनए के लिए अभूतपूर्व सहानुभूति और उनकी वीरता के लिए गर्व दिखा। ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों का एक वर्ग जो बागी नहीं हुआ था और जो आईएनए में शामिल नहीं हुआ था, वह शर्मसार महसूस करने लगा कि उन्होंने गलत खेमे की तरफ से लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी, जिसने नेताजी को पार्टी से बाहर कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने देश का मूड तथा आईएनए के लिए जबरदस्त जन समर्थन को अच्छी तरह समझ लिया था और इस कारण ही वे उन आईएनए के अफसरों के समर्थन में आ गए जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था। अपराधी ठहराए गए आईएनए अधिकारियों की भारी लोकप्रियता को भुनाने के लिए यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी वकील का चोला पहन लिया। सार्वजनिक रूप से चलाए गए मुकदमे की कार्रवाइयों ने आईएनए के वीरों की छवि को और चमका दिया। भू राजनैतिक जानकार स्टीफन कोहेन ने अपने संकलन द साउथ एशियन पेपर्स के एक हिस्से सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी पर एक अध्ययन में कर्नल पी के सहगल की आत्मकथा से कुछ उक्तियां उद्धृत की, जिन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने पिता से एक विदेशी शासक के खिलाफ घोर घृणा की भावना विरासत में मिली, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे और इतिहास तथा राजनीति शास्त्र के अपने अध्ययन से उन्हें शिक्षा मिली थी कि यह प्रत्येक भारतीय का पावन कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की लड़ाई लड़े। कोहेन ने आगे लिखा कि आईएनए के प्रति आकर्षण की एक बड़ी वजह ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय सेना की आंतरिक नीति थी, विशेष रूप से प्रमोशन के संबंध में नीति, सौंपे जाने वाले अधिकार, विश्वास और साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत व्यवहार। भारतीयों ने अपना करियर बनाने की मजबूरी में ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी की और वे वहां फंस गए थे।
जैसे ही सुभाष चंद्र बोस और आईएनए ने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया, वैसे ही वे उनके प्रभाव में आ गए। पहला अवसर मिलते ही उनमें से कई ने भाड़े की ब्रिटिश भारतीय सेना को छोड़ा और आईएनए में शामिल हो गए, जहां वेतन तक नहीं मिलता था। युद्ध की समाप्ति के बाद जो हुआ वह इस स्थापित तथ्य का खुला प्रमाण है कि आखिर में आईएनए का भय ही था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। आईएनए के मुकदमों का बड़ा प्रभाव फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN के सैनिकों में व्यापक बगावत के रूप में देखा गया, जिसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स RAF और आखिर में उसी साल जबलपुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की इकाइयों में बगावत हुई। RIN की कार्रवाई में कराची से कलकत्ता तक के तटीय ठिकानों के 66 नौसैनिक जहाजों में सवार 10,000 नौसैनिकों ने बगावत कर दी। प्रकट रूप से उनकी मांगों में बेहतर राशन और सेवा की स्थितियां शामिल थीं, लेकिन उनका विद्रोह असल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। RAF के सैनिकों की कार्रवाई बागी नौसैनिकों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए थी, लेकिन जबलपुर में सेना की टुकड़ियों ने अपनी हड़ताल के दौरान आईएनए के सैनिकों के साथ हो रही बदसलूकी का मुद्दा जरूर उठाया। भले ही अंग्रेज इन सभी विद्रोहों को दबाने में नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के दिग्गजों के भारी सहयोग से सफल रहे, लेकिन अंग्रेजों की आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि वक्त आ गया है जब स्थितियों के और बिगड़ने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए। संभवतः भारत छोड़ने को लेकर अंग्रेजों की मजबूरियों को बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण बयान किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने दिया, जो भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1956 में कलकत्ता के दौरे पर आए एटली तब तक सामान्य नागरिक बन चुके थे से कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो तब पश्चिम बंगाल के कार्यकारी राज्यपाल थे, PV चक्रवर्ती ने पूछा था कि ब्रिटिश भारत क्यों छोड़ गए। कार्यकारी राज्यपाल ने अपने कथन से पहले प्रस्तावना के रूप में यह कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1947 से बहुत पहले शांत पड़ चुका था और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अंग्रेजों को उस जल्दबाजी में भारत छोड़कर चले जाना पड़े जैसा कि उन्होंने किया था। एटली ने अपने जवाब में कई कारण गिनाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की गतिविधियां थीं, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए वे भारतीय सैन्य बलों पर अब और भरोसा नहीं कर सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत छोड़ने का अंग्रेजों का फैसला महात्मा गांधी के 1942 के आंदोलन से प्रभावित था, तो एटली के होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान से चौड़े हो गए और उन्होंने धीरे से कहा, ना के बराबर। इस प्रकार भारत को 1947 में आजादी सिर्फ आईएनए के कारण ही मिली। यदि सुभाष चंद्र बोस न होते तो भारत को आजादी बहुत बाद में मिलती, जब तमाम कारण मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं करते। परिचय: एक तीर्थ यात्री की प्रगति। जून 1993 के उत्तरार्ध में रूस में भारत के तत्कालीन राजदूत एम्बेसडर श्री रोनन सेन को भारत विज्ञ एल्बर्ट बेल्स्काई द्वारा यह जानकर बहुत ही अचंभा हुआ कि द्विमासिक पत्रिका एशिया एंड अफ्रीका टुडे, जो मॉस्को से प्रकाशित होती थी, के आगामी अंकों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित होगी। इन लेखों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी M16 MI6 के एक एजेंट की तरह चित्रित किया जाएगा।
जो कि उनके लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। MI5 उनकी आंतरिक सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार थी। रोनेन सेन को यह भी जानकारी दी गई कि इसके लिए आवश्यक जानकारी सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था KGB द्वारा उनके पास उपलब्ध गोपनीय दस्तावेजों द्वारा प्रेषित की जाएगी। इस सनसनीखेज खुलासे या सूचना के मिलने पर रोनेन सेन चिंतित हो गए कि इसका भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण सूचना को सेन ने 24 जून 1993 को तत्कालीन विदेश सचिव श्री ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित को प्रेषित कर दिया। साथ ही उन्होंने सूचना काउंसलर अजय मल्होत्रा से उस पत्रिका के उप मुख्य संपादक VK टूडजेव से मिलकर उस सामग्री को जानने के लिए या प्राप्त करने के लिए कहा जो उनके कब्जे में थी, तथा उनको यह भी कहा कि वे इस प्रकार की कलंकित करने वाली चरित्र हननात्मक कहानी एक भारतीय देशभक्त के बारे में न प्रकाशित करें। मल्होत्रा टूडजेव से 29 जून 1993 को मिले। संपादक ने इस बात की पुष्टि की कि वे इस प्रकार के लेख प्रकाशित करने जा रहे थे और ऐसे पहले लेख का शीर्षक द सीक्रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ सुभाष बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे का गुप्त रहस्य था। उन्होंने मल्होत्रा को काफी दूर से एक पत्र दिखाया जिसकी तिथि 11 दिसंबर 1943 थी और उस पर टॉप सीक्रेट की मोहर लगी हुई थी। वह पत्र ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी के कर्नल G.A. हिल द्वारा कर्नल A.P. ओसिपोव को लिखा गया था। उसमें यह लिखा गया था कि बोस और उनके एक निकटतम सहयोगी ने ब्रिटिश खुफिया विभाग के साथ सहयोग किया था और उनके करीबी सहयोगी ने KGB के साथ सहयोग किया था। टूडजेव ने मल्होत्रा को यह भी बताया कि KGB में उनके एक विश्वसनीय संपर्क सूत्र ने उन्हें वह सब सामग्री उपलब्ध कराई है जिसके आधार पर उन्होंने इस श्रृंखला को छापने की योजना बनाई है, तथा उन्होंने यह पत्र उन्हें इस बात के सबूत के तौर पर दिखाया है कि उनकी यह श्रृंखला मौलिक सामग्री पर आधारित थी। मल्होत्रा को यह भी बताया गया कि जनवरी 1941 में बोस अपने कलकत्ता स्थित घर से काबुल, अफगानिस्तान भागने में इसलिए सफल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश गुप्तचरों ने उनके साथ सहयोग किया था और इसी कारण से वे काबुल में 1 माह तक सुरक्षित रह सके, बिना सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए। नेताजी के भारत संबंधी कोई भी निर्देश जर्मनी से नहीं आए थे, जैसे कि भारत की पश्चिमी सीमा पर तोड़फोड़ या इस प्रकार की देशद्रोही गतिविधियों को अंजाम देना, जिसको कभी भी अंजाम देना ही नहीं था क्योंकि यह सब ब्रिटेन के निर्देशानुसार हो रहा था और बोस उन आदेशों का पालन कर रहे थे। मल्होत्रा इस जानकारी से चौकन्ने हो गए और बिना कोई देरी किए उन्होंने इस बात की विस्तृत जानकारी राजदूत रोनेन सेन को दी। सेन ने भी बिना किसी विलंब के यह सूचना नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय को आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी, परंतु राजधानी में बैठे सरकारी आका रूस से आई इस सूचना का सही महत्व समझ नहीं सके। वे यह नहीं समझ पाए कि MI6 और KGB के बीच चल रहे इस महान खेल में नेताजी को एक काल पुरुष या खलनायक के रूप में पेश करने की एक पुरजोर कोशिश थी। इस तरह का खेल खेलने का उनका मुख्य उद्देश्य अपने शत्रुओं को नष्ट करना होता था। उस समय के भारतीय शासन को इस विचार ने जकड़ रखा था कि भारतीय जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके प्रिय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष ब्रिटिश एजेंट थे। यह एक बड़ी विडंबना है कि तत्कालीन भारतीय सरकार इस शरारतपूर्ण सुझाव कि नेताजी ब्रिटिश एजेंट थे को कोई भाव दे रही थी, जबकि नेताजी आजीवन ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर विरोधी थे।
इस प्रकार इसके भारत सरकार के बड़े बड़े आला अफसर और मंत्री रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से शासन चला रहे थे। वे नेताजी, जो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, उनके पक्ष में आवाज उठाते और ब्रिटिश व रूसी खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई नेताजी को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करते। उन्होंने इसके विपरीत एक बहुत ओछी रणनीति बनाई, जो संभवतः तत्कालीन केंद्र में जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस, उसके निर्देशानुसार उसकी छवि को बनाए रखने के लिए रही होगी। इस विचलित कर देने वाली सूचना का खंडन करने के बजाय उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई। इस सूचना को आधार मानते हुए वे यह साबित कर दें कि नेताजी वास्तव में ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए थे और वे अस्थियां जो टोक्यो जापान में एक पात्र में रखी हैं, रेंकोजी मंदिर में रखी हुई थीं, वे दरअसल उस महान देशभक्त की ही हैं। इस प्रकार इन कई प्रकार की अटकलों के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी कहां और कैसे गायब हो गए थे पर हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। इससे हिंदी की प्रसिद्ध कहावत न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी चरितार्थ हो जाएगी। दरअसल इसका अर्थ होगा कि जब किसी विवाद का कारण ही नहीं होगा तो विवाद कैसा। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए अक्टूबर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मुख्य सचिव अमरनाथ वर्मा द्वारा संबंधित विभागों को आदेश जारी किया गया कि जनवरी 1997 तक नेताजी की जन्मशती मनाई जाने के पहले इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन गृह सचिव के पद्मनाभैया ने नेताजी के परिवार वालों को हर संभव तरीके से यह समझाने का प्रयास किया कि रेंकोजी मंदिर टोक्यो में रखी हुई अस्थियां सुभाष चंद्र बोस की ही थीं। भारत सरकार के एक उच्च स्तरीय मंत्री को भी जर्मनी नेताजी की विधवा एमिली शेंकल से मिलने के लिए भेजा, इस ब्रीफ के साथ कि वह उन्हें समझाएं और इस बात पर राजी करें कि नेताजी ताइहोकू ताइपी एयरपोर्ट में विमान दुर्घटना में मारे गए थे। परंतु इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ सालों बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद नेताजी के गायब होने की परिस्थितियों के लिए एक जांच समिति गठित की गई। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज श्री मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति सन 1999 में बैठाई गई। इस समिति ने तत्कालीन गृह सचिव कमल पांडे से नेताजी से जुड़ी फाइलों को उपलब्ध कराने को कहा, परंतु पांडे जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय श्री कमल पांडे ने जांच आयोग को एक शपथ पत्र दाखिल किया कि फाइलों के अंदर कुछ ऐसे तथ्य दबे पड़े हैं जिनके उद्घाटन से जनता की आंखों में नेताजी की छवि कमतर हो जाएगी। इसके अलावा मित्र देशों के साथ भी हमारे अथवा भारत के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस पुस्तक के लिखे जाने तक यानी सन 2015 में भारत सरकार इसी आधार पर इन फाइलों को अवर्गीकृत करने में संकोच कर रही है या यूं कहा जाए कि डर रही है। दरअसल बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य और शासन को जड़ से उस वक्त हिला दिया था जब वे कलकत्ता के अपने एलिग्न रोड पर स्थित घर से तमाम कड़े पहरे और जासूसों की मौजूदगी में 16-17 जनवरी को उस रात चकमा देकर भाग निकले थे। जासूसों ने उनके घर में कुछ ऐसे नौकर रख छोड़े थे जो उनके लिए सूचना प्रदान करने का काम करते थे, परंतु फिर भी बोस ने अपनी भाग निकलने की योजना इतनी सूक्ष्मता से बनाई थी कि उनके इस कठिन और जोखिम भरे काम की खबर केवल कुछ अत्यंत विश्वास पात्रों को ही थी।
सन 1939 में कांग्रेस के आकाओं के साथ संबंध बिगड़ने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने कांग्रेस के तथाकथित सरकारी और गांधी जी द्वारा समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को चुनाव में हराया था। फिर भी कांग्रेस की उस समय की लॉबी के असहयोग के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिशों को यह अंदाजा तो हो गया था कि बोस अब एक कमजोर विकेट पर खेल रहे थे, परंतु वे इस बात से आशंकित थे कि उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे चुप बैठे रहेंगे। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था और कांग्रेस ब्रिटिशों को युद्ध में सहायता के पक्ष में थी और अपने सैन्य बलों को युद्ध क्षेत्र में भेजने को तैयार थी। इस शंका और भय के कारण बोस को गिरफ्तार करके कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया। अंग्रेज उनको द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक जेल में ही कैद किए रखना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के पुरुष थे और वे अकर्मण्य रहकर अपना जीवन चाहे जेल में हो या बाहर नहीं बिता सकते थे। उन्होंने जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ ही निकाला। अपनी योजना के एक हिस्से के अनुसार उन्होंने जेल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। ब्रिटिश शासन इससे बहुत घबरा गया। यह सोचकर कि कहीं उनको जेल में कुछ हो गया तो फिर भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के और खिलाफ हो जाएगी, उन्होंने बोस को जेल से रिहा कर उनके कलकत्ता स्थित घर में नजरबंद कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने पहरेदारों को चकमा दे दिया और वहां से भी फरार हो गए। वे ब्रिटिश जासूस जो बोस के घर के बाहर दिन रात नजर रखे रहते थे, उनको कुछ भी अंदाजा नहीं मिला और न ही कोई सुराग कि बोस इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे घर से भाग निकलने में कामयाब हो गए। वे लोग इस मुगालते में थे कि बोस अपने घर के ही अंदर हैं और कुछ आध्यात्मिक साधना के लिए अपने घर के ही अंदर किसी एकांत जगह पर बैठ गए होंगे। यह सर्वविदित था कि बोस का झुकाव अध्यात्म की ओर था। जब 10 दिनों बाद बोस के परिवार वालों ने यह घोषित किया कि बोस गायब हैं, तब ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। उस वक्त बोस ट्रेन द्वारा छद्म वेश में कलकत्ता से पेशावर तक एक लंबी यात्रा करने के बाद तत्कालीन भारत के सीमांत क्षेत्र से लगे अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे थे। उनका इरादा था कि वे अफगानिस्तान की सीमा पार करके किसी प्रकार सोवियत संघ अथवा रूस पहुंच जाएं। ब्रिटिश शासन को अब तक भी कोई सुराग नहीं मिल पाया था। उनका सोचना था कि वे कलकत्ता से किसी प्रकार निकलकर जहाज द्वारा जापान की ओर जा रहे हों। बाद में उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि संभवतः वे जर्मनी जाने का प्रयास कर रहे होंगे। इसके तुरंत बाद ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा युद्ध के समय गठित की गई स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, जो युद्धकालीन देशद्रोही गतिविधियों को कुचल देने के उद्देश्य से रची गई थी, को आदेश दिया गया कि बोस के दिखाई देने के फौरन से पेशतर तुरंत ही गोली मार दी जाए। अंग्रेजों को आशा थी कि बोस इस्तांबुल के जरिए जर्मन सीमा पार करेंगे, पर जैसा बाद में पता चला, बोस का पहला चुनाव या विकल्प रूस जाने का था। रूस में सन 1917 की जन क्रांति के बाद यह आशा की जा रही थी कि भारत जैसा तुच्छ देश, और बोस हालांकि कम्युनिस्ट नहीं थे, तथापि यह आशा थी कि भारत की प्रगति के लिए वहां भी धीरे धीरे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और जमीन को पुनः उन लोगों में वितरित करना पड़ेगा जो इसके वास्तविक हकदार हैं, यानी खेतीहर मजदूरों को। साथ ही भारत के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक उद्योगों को लगाना होगा। दरअसल उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना समिति की स्थापना की थी।
यही समिति स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग बन गई थी, जिसका नाम अब वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया है। वास्तव में बोस अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण कांग्रेस के उस गुट से तालमेल या सामंजस्य नहीं बैठा सके जिनके इशारों पर कांग्रेस चलती थी। भूमि के संबंध में वह बहुत मौलिक संशोधन या सुधार चाहते थे, आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे, पर पार्टी के जो आका थे वे अंग्रेजों को इस देश के भूमि के मालिक को एक नए मालिक से बदलना चाहते थे। वे ब्रिटिशों को देश से निकालने के बाद यथास्थिति को अस्थिर नहीं करना चाहते थे, संशोधन या सुधार के द्वारा। अफगानिस्तान काबुल से सीमा पार कर वे सोवियत संघ जाना चाहते थे, पर इस प्रयास में सफल नहीं हुए। हालांकि जर्मनी एक दूसरे पर आक्रमण न करने के समझौते के कारण सोवियत संघ से युद्ध नहीं करना चाहता था, तथापि यह आशा बन रही थी कि इस संधि या समझौते का शीघ्र ही उल्लंघन होना था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी यह अफवाह फैला रही थी कि शीघ्र ही लाल सेना कम्युनिस्टों की सेनाएं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला करके उसे मुक्त करा लेंगी। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि बोस सोवियत संघ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब उनके भय व आशंका को और बल मिल गया। इस अफवाह का उन्होंने यह चेतावनी देकर विरोध किया कि ब्रिटिश सेनाएं दक्षिणी रूस पर हमला करेंगी, जहां तेल के तमाम भंडार थे। यह शहर अजरबैजान, जो कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था, सोवियत संघ के लिए ऊर्जा और तेल का स्रोत था। फिर रूसी सत्ता इस मामले में ठंडी पड़ गई कि बोस को शरण देना उनके लिए एक खतरा बन सकता है कि भारत पर आक्रमण होना अब कमोबेश निश्चित है और कभी भी हो सकता है। इस तथ्य या संभावित भय के कारण बोस को सोवियत संघ ने जर्मनी जाने के लिए अल्प अवधि 23 से 31 मार्च के लिए ट्रांजिट वीजा दे दिया। यह वीजा भी बोस को इतालवी सहयोग से मिला, जिन्हें बोस और उनके उद्देश्यों से सहानुभूति थी और बोस के बारे में उनकी राय अच्छी थी। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के तत्कालीन चांसलर, ब्रिटिशों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस तथ्य के बावजूद कि वे उनसे संघर्षरत थे, वे उनकी तरह दिखना चाहते थे, वैसा ही अंग्रेजी पहनावा और तहजीब पसंद करते थे। उनका विश्वास था कि एशिया महाद्वीप की प्रजातियां और अनार्य लोग एक निम्न नस्ल के लोग थे। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा मेन कॉम्फ, जो सन 1925-26 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, में भी लिखा है। जर्मन लोगों में अपनी नस्ल के प्रति बहुत श्रेष्ठता बोध है और एशियाटिक अन्य नस्ल के प्रति हीन भावना। इसी कारण से 1936 में उन्होंने अथवा जर्मनी ने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, इस उम्मीद से कि जर्मनी और यूरोपीय देशों का इसमें वर्चस्व रहेगा। पर इसके विपरीत एफ्रो अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस ने ट्रैक और फील्ड रिकॉर्ड्स में अपना परचम लहराया और कई स्वर्ण पदक जीते। हिटलर इस घटना से इतना क्षुब्ध हुआ कि वह लाल पीला होता हुआ स्टेडियम के बाहर चला गया। बोस, जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काफी लंबा समय बिताया था, ने हिटलर के नस्लवादी दृष्टिकोण की घोर भर्त्सना की और उनसे आग्रह किया कि वे अपने इस भेदभावपूर्ण नजरिए को वापस ले लें, किताब में से हटा दें। इस प्रकार बोस का मानना था कि जर्मनी में उनके लिए रहना और उससे सहायता की आशा करना उतना आसान नहीं होगा। जब उनके बर्लिन जर्मनी पहुंचने के 3 महीने बाद ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो बोस समझ गए कि उनके लिए विकल्प बहुत कम रह गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में रूसी अतिक्रमण और हमले का घोर प्रतिवाद किया और उन्होंने अपने वक्तव्यों से पलटने व झुकने से मना कर दिया।
हालांकि उन्होंने शेर की मांद में घुसने की हिम्मत की थी। उन्होंने कहा कि भारत में सोवियत रूस के प्रति सहानुभूति थी और जर्मनी के रूस पर हमले को उनके देश में प्रतिकूल दृष्टि से देखा जाएगा। हालांकि हिटलर के मन में भारत की आजादी कोई खास मायने नहीं रखती थी, तथापि उनके गुप्तचर विभाग ने उन्हें चेताया था कि बोस अपने देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता थे और उनके अंदर तमाम अंतःशक्ति और संभावनाएं थीं। अतएव वे बोस को बर्दाश्त करने के लिए विवश थे। उन्होंने बोस द्वारा स्थापित फ्री इंडिया लीजन को वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया। हिटलर को इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं था कि ब्रिटिश फौज के जो भारतीय सिपाही उन्होंने पकड़कर युद्धबंदी बनाए थे, उन्हें बोस को सौंप दिया जाए, जिन्हें फिर से प्रशिक्षण देकर अपनी फौज में शामिल करना चाहते थे। भविष्य में ब्रिटिश भारत के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए तैयार एक सेना, एक फ्री इंडिया रेडियो जो 14 दिन या पाक्षिक रूप से बोस के संदेशों को भारतीयों के लिए प्रसारित करेगा, इसके लिए भी हिटलर ने अनुमति दे दी थी। बोस की आवाज निश्चित रूप से साम्राज्य विरोधी थी। बोस ने बर्लिन में कुछ ऐसा किया जो कि हिटलर के जर्मनी में एक घोर पाप था। वे अपनी ऑस्ट्रियन पत्नी एमिली शेंकेल के साथ खुल्लम खुल्ला रहते थे। एमिली के साथ उनका परिचय वियना में हुआ था। हिटलर के समय में जर्मनी में अंतरनस्लीय विवाह या दो भिन्न लोगों का पति पत्नी के रूप में रहना निषिद्ध था, पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिटलर ने इस ओर से आंखें फेर ली थीं और इसे नजरअंदाज कर दिया था। परंतु बोस को भी इस संबंध में हिटलर की ज्यादा परवाह नहीं थी। यह साफ था कि सुभाष ने गुप्त रूप से सन 1937 में एमिली से विवाह कर लिया था। हालांकि इसका नागरिक अभिलेखों में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने गांधर्व विवाह किया था, जिसका आधार स्त्री और पुरुष के बीच एक आपसी आकर्षण होता है। संभवतः उन लोगों ने आपस में मिलकर मालाएं बदल ली थीं और एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया था। नवंबर 1942 में उन दोनों की एक पुत्री अनीता का जन्म हुआ। हिटलर के शासनकाल में उनसे अलग मनोवृत्ति वाले कई लोग उदार विचारों वाले भी थे, जो कि भारत को एक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति वाला देश मानते थे। वे लोग बोस को अपने देश में, जहां उस वक्त कोई कानून व्यवस्था नहीं काम कर रही थी, संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना चाहते थे। वहां पर खतरा यह भी था कि उनको गिरफ्तार करके नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता और गैस चेंबर में डालकर उनका खात्मा कर दिया जाता। दरअसल जर्मनी में उस समय यहां तक हुआ कि फ्रेडरिक एडम वॉन ट्रॉट जू सोल्स, जो कि जर्मन विदेश मंत्रालय में एक प्रमुख अधिकारी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक समर्थक भी थे, पर कई अन्य लोगों के साथ हिटलर के आदेश के विरुद्ध योजना बनाने का आरोप था कि वे हिटलर को उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें सन 1944 में हिटलर के आदेश पर पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। खैर, तब तक बोस जर्मनी छोड़ चुके थे। हिटलर काल में जर्मनी ने बोस की जो भी सहायता की हो, पर हिटलर कभी स्वयं उस महान नेता से मिलना नहीं चाहता था, जिसकी गतिविधियों पर खुफिया निगाह बराबर रखी जा रही थी। बोस को काफी लंबे इंतजार के बाद मई 1942 में हिटलर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु वह मुलाकात लगभग एक विनाशकारी मुलाकात में तब्दील हो गई, क्योंकि बोस ने इस बात पर जोर डाला कि हिटलर अपनी आत्मकथा मेन कॉम्फ में से एशिया और भारतीयों के प्रति अपने विचारों को हटा दें। उसके बाद हिटलर एक एकाकी संवाद में बोलता चला गया। बहरहाल हिटलर इस बात पर सहमत हो गया कि वह सुदूर पूर्व एशिया में जाने के लिए उनकी सहायता करेगा,
इसके बाद उन्होंने समुद्र के अंदर एक बहुत लंबी यात्रा एक पनडुब्बी में की। उस सफर में उन्हें समुद्र के अंदर ही अंदर एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में ट्रांसफर होना पड़ा। इसमें बोस और उनके एक साथी को एक जर्मन यू बोट से एक जापानी पनडुब्बी में हिंद महासागर के निकट ट्रांसफर किया गया था, मेडागास्कर के पास। मई 1943 में एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे जापान के कब्जे वाले एक छोटे से द्वीप सुमात्रा के तट पर पहुंचे और कुछ और समय बाद अंततोगत्वा वे जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए। तब तक सुभाष चंद्र बोस को उनके अनन्य सहयोगियों ने नेताजी के उपनाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। वे और उनके सहयोगी इस भावना से ओतप्रोत थे कि किस प्रकार से भारत को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त कराकर स्वतंत्र किया जाए, किस तरह से भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाया जाए। जापान ने उस वक्त बोस का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच गया और खतरे की घंटी बजने लगी थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इस योजना पर काम करना शुरू किया कि कैसे बोस की योजनाओं को विफल किया जाए। यहां से वह षड्यंत्र शुरू हुआ कि कैसे उन्हें ही ब्रिटिश एजेंट के रूप में चित्रित किया जाए। ब्रिटिश गुप्तचरों को विश्वास था कि ऐसा करने से बोस की एक कलंकित छवि उभरेगी और उनका मजाक उड़ाया जाएगा तथा लोग, खासकर भारतीय, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने को विवश होंगे। पर उन खुफिया एजेंसीज को यह नहीं पता था कि इस कृत्य या कुकृत्य से उनका ही उपहास होगा, क्योंकि भारतीय जनता इतनी आसानी से उनके बहकावे में नहीं आने वाली थी। जोखिम भरी स्थिति में जब बोस जापान पहुंचे, सिंगापुर में आईएनए के चीफ बनने के बाद उस समय जापान और रूस में कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अप्रैल 1941 में दोनों देशों के बीच एक करार था जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के ऊपर भविष्य में कभी आक्रमण नहीं करेंगे। रूस उस समय जर्मनी के पास पश्चिमी मोर्चे पर घमासान युद्ध में रत था। अतएव वह यह कदापि नहीं चाहता था कि उसी समय जापान उसके साथ एक और मोर्चा खोल दे। अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर जापान उस वक्त तक किसी और देश से युद्ध में कभी भी नहीं हारा था। उसने सोवियत रूस की सीमा पर स्थित मंचूरिया पर कब्जा किया हुआ था और 19वीं सदी की शुरुआत में उसने रूसी सेनाओं को कड़ी टक्कर दी और उन्हें लड़ाई में शिकस्त दी थी। ब्रिटिश खुफिया विभाग को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि बोस किस तरीके से सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से मिलेंगे। उनकी फील्ड रिपोर्ट से यह भी पता चल गया था कि बोस सोवियत नेताओं से उनके सोवियत राजदूत याकोव अलेक्जेंड्रोविच मलिक, जिन्हें सोवियत रूस में जेकब मलिक के नाम से जाना जाता था, के जरिए मिलने का प्रयास कर रहे थे। कई प्रकार के भ्रम और उनके गलत सलत जगह पर आवाजाही के प्रचार द्वारा ब्रिटिश एजेंट उनको एक ब्रिटिश एजेंट की भांति चित्रित करना चाहते थे। बेशक यह बात जग जाहिर थी कि बोस को ब्रिटिश खुफिया एजेंट के रूप में चित्रित करना किसी के भी गले आसानी से नहीं उतरता था। हालांकि सोवियत इंटेलिजेंस का जाल इतना मूर्खतापूर्ण नहीं था कि वह इस प्रकार के जाल में फंस जाए, तथापि यह प्रयास इतना सक्षम था कि उसने कुछ रूसी लोगों के मन में आशंका के बीज बो दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध काल में सोवियत रूस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा साइबेरिया में ओम्स्क में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे कि वे जर्मन सेनाओं की पहुंच से लगभग बाहर थे। यहीं पर नेताजी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर एक कॉन्सुलेट अर्जी आजाद हिंद सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया खोलने का प्रयास किया था। वह प्रतिनिधि कातो कोचू बिना आवश्यक क्रेडेंशियल के भेज दिए थे।
इतिहास में कातो की भूमिका का कहीं जिक्र नहीं आया। यह मुमकिन था कि किसी भारतीय को यह जापानी छद्म नाम और पहचान दिए गए थे। नेताजी ने इस संबंध में जेकब मलिक को भी लिखा था। उस पत्र की एक प्रति केजीबी के अभिलेखागार से जनसाधारण के सामने लाकर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी, और एक बार जब यह बात साफ हो गई कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने वाला ही है, तब नेताजी ने ओम्स्क जाने की इच्छा जाहिर की थी। जब नेताजी ने सैगोन छोड़ा तो यह भी सर्वविदित हो गया था कि जापान 18 अगस्त 1945 को समर्पण करेगा। तभी नेताजी ने यह योजना बना ली थी कि वह टोक्यो के रास्ते रूस अधिकृत ओम्स्क चले जाएंगे। उनको जहां जाना था वह मंचूरिया में डालिया डायरेन था, जो युद्ध के समाप्त होने तक जापान के कब्जे में था, और उसमें उस वक्त एक कठपुतली सरकार काम कर रही थी। परंतु कुछ बाहरी लोगों के लिए इससे उनके मन में बोस के उद्देश्यों के बारे में एक संदेह उत्पन्न हो गया था। क्रेमलिन में बोस का कोई मित्र नहीं था जो बोस के बारे में उनके शासन में इस भय या आशंका को दूर कर सके। उनको अपने भाग्य, लगन और सच्चाई पर दृढ़ विश्वास था, पर धोखेबाज गोरों ने अपना घिनौना खेल खेल ही दिया था। ऐसा हुआ कि बोस के एक विश्वास पात्र भगत राम तलवार, जो अफगान सीमा पर थे, ने पता नहीं किस लोभ या दबाव में उनको डबल क्रॉस किया और बोस की भावी योजनाओं के बारे में अंग्रेजों को बता दिया था। बोस इस भरोसे में थे कि वह भगत राम तलवार की मदद से अफगान सीमा पार करके सोवियत संघ में प्रवेश करने में सफल होंगे। पर भगत राम तलवार एक डबल एजेंट था, जो अंग्रेजों और रूसियों दोनों के लिए काम कर रहा था, जिसका बोस को इल्म नहीं था। पर रूसियों को यह पता था कि वह उन लोगों को डबल क्रॉस कर रहा था। यदि बोस ऐसे आदमी पर भरोसा करके चल रहे थे तो फिर भगवान ही मालिक था। हालांकि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस एक ही पक्ष में थे, तथापि उन लोगों में आपसी विश्वास कभी भी नहीं था। ऐसे परिदृश्य में यह बिल्कुल संभव था कि नेताजी को भी वह ब्रिटिश एजेंट मानकर उन पर संदेह करते और इसका उन्हें यानी नेताजी को खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। दरअसल केवल बोस अकेले ही एक व्यक्ति नहीं थे जिन्हें इस तरह से रूस के हाथों दंडित होना पड़ा था। इसका सबसे जाना माना उदाहरण बुडापेस्ट हंगरी में तैनात स्वीडन के राजनयिक राउल गुस्ताफ वालेनबर्ग का है, जो वहां विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। उन दिनों थर्ड राइख जर्मनी का बोलबाला था और उसका हंगरी पर बहुत दबाव था, पकड़ थी, तथा स्वीडिश राजनयिक वॉलेनबर्ग ने हजारों यहूदियों को जर्मनी में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप यानी गैस चेंबर में मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया था। ऐसा करने के लिए उन यहूदियों जो मुसीबत में फंसे हुए थे को उन्होंने स्वीडन का पासपोर्ट जारी किया, परंतु जनवरी 1945 में सोवियत संघ ने हमला बोलकर यूरोप के एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। जिस दिन सोवियत संघ ने जबरदस्ती आक्रमण कर कब्जा किया, उसी दिन उन्होंने वॉलेनबर्ग को इस संदेह में गिरफ्तार कर लिया कि वह एक अमेरिकी गुप्तचर है। वॉलेनबर्ग को आयरन कर्टन, रूस की अभेद्य तथा कथित काल्पनिक एक मजबूत दीवार, जिसके पीछे क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं चल पाता था, के पीछे डाल दिया, जो उनको निगल गई और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला कि उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया या साइबेरिया के जंगलों में भेज दिया गया। बाहरी दुनिया में वे फिर कभी प्रकट नहीं हुए और न ही उनकी कोई खबर मिल पाई। कई वर्षों के पश्चात स्वीडन के राजनयिक दबाव के बाद उन्होंने यह बताया कि वे मॉस्को, सोवियत राजधानी की एक जेल में भगवान को प्यारे हो गए।
भारत की स्वतंत्रता, जो अब लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निश्चित ही थी, के पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ में जो लोग सत्ता में थे या आने वाले थे, उनसे संपर्क और संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे ताकि उन्हें भारत के पक्ष में लाया जा सके। सन 1946 में उन्होंने स्टालिन को एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने मुंबई में तैनात सोवियत राजनयिक एजेंट वीजी सायादियांत, जो रूस के आंख कान कहे जाते थे, को मॉस्को में स्टालिन को प्रेषित करने के लिए दिया। उस पत्र के अंदर क्या लिखा था किसी को पता नहीं था, पर उन्होंने सायादियांत से यह प्रार्थना की थी कि वे